रेस्पिरेटरी, ये एक चैप्टर कराया ना, तो जैसे मैंने स्पीड के साथ आपको बायोमोलिक्यूल्स कराया था, मैंने काफ़ी स्पीड के साथ कराया है, ये भी मुझे पता है क्योंकि उस टाइम आपका एग्ज़ाम भी सर पे था और आप में से कई बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम जल्दी-जल्दी उसको करा दीजिए। तो खैर कई जगह आएगा, थोड़ा-सा ये भी रीज़न था जल्दी कराने का कि वो कई चैप्टर्स में घूम फिर के आता है। जैसे अभी एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट आया बायोमोलिक्यूल्स का, तो मैंने आपको 3 बार 4 बार बोला ना कि आज के बाद से अगर कभी पूछा जाता है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है? तो वैसे ही वो पूरे चैप्टर में कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ना उसको। और जैसे जब आपके पास नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह आएँगे, उसका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो 12th में कराऊँगी मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे इसमें, ठीक है? तो थोड़ा फास्ट कराया है, तो बोलने का ये मतलब है कि इसके बाद अब हम लोग आगे ट्रिगर कर सकते हैं, इसको स्पीड अप कर सकते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग है, कोई पार्ट पोर्शन रिमेनिंग है, रिकॉर्डिंग देख के उसको क्लियर ज़रूर करेंगे, मस्ट है। नहीं तो फिर एबीसीडी नहीं आएगी तो स्पोकन इंग्लिश सीख के क्या कीजिएगा, वही हालत हो जाएगी फिर, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं सोचना जो छूट गया हम नए सिरे से करते हैं, सब इंटरलिंक्ड है एक-दूसरे के साथ, ठीक है? चलिए, इन प्लांट फिजियोलॉजी there is a sequential order of all physiological activities with one substrate body the next with क्या-क्या सीरीज में किया आपने यहाँ पे glycolysis, then PCA cycle and PTS pathway following one after another, एक के बाद एक यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है? आगे देखिए, ये जानते हैं सब कुछ, एक भी अक्षर जो है ना इसमें से आपको नया नहीं लगेगा, ठीक है? अब देखिए अगर मैं लिखूं इसमें कुछ भी नया नहीं है, द NADPH synthesized in glycolysis is transferred into, कहाँ जाएगा बोलिए, into the mitochondria, है ना? और कहाँ जाएगा? अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है? अब इसको 3 बार 4 बार अगर देख के रिवाइज करेंगे ना, तो इसके बाद आपको कभी प्लांट फिजियोलॉजी से डरने लगेगा। The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria. And undergoes oxidative phosphorylation. All products in plant physiology
are synthesized in sequential order। ये तो खैर पहले भी हमने लिख रखा है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है। सब के सब सीक्वेंस नहीं होगा और बाकी कोई रोल नहीं है और किसी तरीके से नहीं होगा ये, ठीक है। जब भी होगा तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये हो गया, ये पेज लिख लिया आपने। एक चीज देखिए, यस मैम। एक और ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने ये तो बता दिया, ये मैंने आपको बोल दिया अभी समझाते वक्त। मैंने बोला कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूटेगा, पाइरुवेट के पीछे साइटोसिस भेजा जाएगा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जब ये पूरा एक प्रोसेस हो रहा होगा तो अगर यहाँ से केल्विन साइकिल से बना के दिया गया और ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म हो रहा है तो ये क्या बैठा होगा उस वक्त केल्विन साइकिल नहीं होगा क्या यहाँ पे? होगा। नो मैम, कंटिन्यू होगा। मतलब ये है ना कि सारे के सारे अब जो वापस जो इधर लाइट रिएक्शन से जो हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन से ये प्रोसेस होने के बाद जब मैं आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ा रही थी ना, मैं आपको स्टेटमेंट याद दिलाती हूँ। मैंने वहां पे एक बात बोली थी आपको। मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन जब हुआ तो लाइट रिएक्शन के होने के बाद एटीपी एनएडीपीएच आपने बनाया। फिर क्या होगा, अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो सनलाइट के एब्सेंस में बायोसिंथेटिक पाथवे होगा, लेकिन ग्लूकोज तो बनेगा उतने का ही ना जितना एटीपी एनएडीपीएस दिया है लाइट रिएक्शन के लिए। तो अगर काफी समय तक इसको लाइट अवेलेबल ना हो तो फिर ग्लूकोज का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, याद आया। यस फिर मैम। आगे की जो पूरी फिजियोलॉजी है ना वो स्टॉप हो जाएगी फिर। तभी तो आपने रीजन देखा है कि अगर बहुत टाइम तक आपने किसी पौधे को छाया में रख रखा है या फिर आपने उसको बिल्कुल सनलाइट प्रोवाइड नहीं कराया है, पानी डालते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए मुरझा जाते हैं। होता है ना भाई, आप उसको दे ही नहीं रहे हैं, सोलर एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं, लाइट के दर्शन ही नहीं होने दे रहे हैं उसको, बिल्कुल अंधेरे कमरे में आपने उठा के रख दिया, तब थोड़ी वो बेचारा फिजियोलॉजी करेगा, नहीं करेगा। आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम तो तब करेगा ना जब आप खाएंगे, ऐसे समझिए। तो आप कुछ फूड कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या खास काम करेगा आपका? तो ठीक उसी तरह से ये जो लाइट रिएक्शन के थ्रू एटीपी और एनएडीपीएच आपने बनाया है तो बना के एनर्जी दीजिएगा तभी तो आगे का ये सारा काम होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कंज्यूम कीजिएगा नहीं, खाना आपको है नहीं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी तरीके से बेचारा काम करता रहेगा। ऑटोमेटिकली बॉडी के सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, आपका बीपी लो हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा, पता चलेगा आवाज नहीं निकलेगी आपकी, एनर्जी कम हो गया। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि जो एनर्जी चाहिए, चाहे आपकी बॉडी हो, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट इसलिए। और एक अच्छी बात ये भी है, आप में से जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी बहुत टफ है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कोई टफ वर्क नहीं है ये। और इस फिजियोलॉजी की खासियत ये है कि ये कॉपीराइटेड है, इतना ही है बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपको इस बेचारे का नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना, आपको इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं इसके अंदर। जब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह एक्सरसाइज जो कितना आसान है तो पता है आपको। छोटा सा मतलब ये पार्ट जो है, अगर आपने इसके ऊपर मास्टरी कर ली ना, इसके बाद आपको कभी प्लांट फिजियोलॉजी से डर नहीं लगेगा और एक भी क्वेश्चन भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो भी मैं चैलेंज करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नीट तक का नहीं छूटेगा, बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है ना ये साइमल्टेनियस होते हैं और पूरे लिविंग सिस्टम में ये जो पाथवेज है, तो ये पूरा पाथवे आप हायर प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं आप? हायर प्लांट। और सब वन आफ्टर अनदर होगा, लेकिन कब? जब यहाँ से गाड़ी चलेगी तभी तो इधर आगे पहुंचेगा ना, जब यहीं पर स्टॉप हो जाएगा तब तो ये नहीं होगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो एटीपी यूटिलाइज होगा, तो एटीपी यूटिलाइज होने के बाद तब जाके यहाँ जो एंजाइमेटिक रेट्स है ना ये इसको भी कंट्रोल करने का आगे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरा लिविंग सिस्टम है, पूरे लिविंग सिस्टम में जो ये एनर्जेटिक्स का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे जब पूरा आप देख लेते हैं
तो नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है, 38। ये मेरे ख्याल से अगर 30 साल के नीट के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकालिएगा ना तो 10 साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। 10 ईयर्स आपको उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमने ये लिखा है, और बस मैं 2 ही लाइन लिखूंगी, अब ज़्यादा नहीं लिखूंगी। एक मैं ये लाइन लिखूंगी कि जो जितने भी यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे, और दूसरी लाइन में बस यही लिखूंगी कि 1 molecule of glucose involves 38 ATP molecules during aerobic respiration। ठीक है, बस 2 ही लाइन लिखूंगी, बाकी अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, एक बस यही है यहाँ पे कि all pathway of plant physiology work simultaneously। ये कैसे काम करेंगे, एक साथ काम करना। ठीक है, और दूसरी बात बस मैं यही लिखूंगी, एक वहां से जर्नी आगे बढ़ी, जैसी एटीपी NADPH बना है, लाइट रिएक्शन ने बना के दिया, फिर अपना बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जो एक मास्टर लाइन है, मतलब इस पूरे चैप्टर को पकड़ के ऐसे क्रश कीजिएगा, निचोड़िएगा ना, तो रिजल्ट क्या निकलना है कि देयर कैन बी a net gain of 48 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। चलिए, हो गया ये। यस मैम। अब देखिए हम लोग ना यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन करेंगे फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन आपने देखा ही था। ठीक है, तो फर्मेंटेशन बेचारा तो वैसे भी जब भी होना है तो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब फर्मेंटेशन बोलने का मतलब एनारोबिक कंडीशन की आप वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, सिर्फ अगर आप देखेंगे तो पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट कंप्लीट। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ठीक है, ये ले लेते हैं, टॉपिक से दूसरा है। ये हो गया।